Hello everyone, welcome back to our section for science. And in today's section, we will be studying Science 2, chapter number 9. Chapter name is Social Health. Okay, chapter name is Social Health. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर बहुत ही इजी है और इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे, लाइक पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा कि आपने जहाँ तक लोगों को देखा होगा, सो 3 डिफरेंट टाइप के पीपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट आपके क्लासरूम में भी अगर आप देखोगे तो 3 टाइप के आपको पर्सन्स या स्टूडेंट या आपके फ्रेंड्स मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप जो है वो है हाईली इंटरैक्टिव। सेकेंड इज occasionally interactive, and the third one is non interactive. Okay, highly interactive, occasionally interactive and नॉन इंटरैक्टिव, ये 3 डिफरेंट टाइप्स के आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज हाईली इंटरैक्टिव। हाईली इंटरैक्टिव जैसे कि आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया रहेगा, तो जब हम गाँव वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ट्रेन में कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो मतलब अपने से पूरी डिटेल्स पूछते हैं, लाइक आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है, घर कहाँ है आपका, कितने बच्चे हैं, कौन से स्टैंडर्ड में है, फलाना ढिमाका, एवरी डिटेल दे आर आस्किंग। सो दे आर वेरी वेरी हाईली इंटरेक्टिव काइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं ओकेशनली इंटरेक्टिव, जो मतलब से बात करेंगे और उतनी ही बात करेंगे जितना उनको ज़रूरत है, उसे बोलेंगे ओकेशनली इंटरेक्टिव। तो ज़्यादा वो बातचीत करने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, दे डोंट इंटरेक्ट मच विथ ईच अदर। थर्ड टाइप जो है वो है नॉन इंटरेक्टिव। तो नॉन इंटरेक्टिव टाइप के जो लोग होते हैं, इनको दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं होता है, वो अपने आप में मस्त रहते हैं एकदम। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है, कहीं कुछ जाना है, आना है, इनको ये सारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं रहता है इनको। जो नॉन इंटरेक्टिव टाइप होते हैं, देखा ना आपने कभी कभी आप जैसे कि किसी से टाइम पूछते हो ना, सेम आप ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए। आपने किसी से टाइम पूछा तो एकदम मुंह बनाते हैं एंड मुंह से बोलेंगे भी नहीं, आपको हाथ दिखा देंगे। हाथ मतलब आपका जो हाथ में जो घड़ी पहने हैं वैसे ही घड़ी दिखा देंगे कि लो देख लो आपको। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं नटखट लोग, जो बिल्कुल भी इंटरेक्शन एक दूसरे से करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम जो कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, दैट विल बी अ नॉन इंटरेक्टिव कैटेगरी ऑफ पीपल। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, लाइक कैसे डेवलप होती है बातचीत का, जो आपका तरीका होता है या आप कैसे डेवलप कर लेते हो, तो उसको डेवलप करने के लिए कुछ स्किल्स होती है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा फैक्टर्स। फैक्टर्स affecting the social health. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक करके मैं एनालिस्ट करता हूँ कि जो सबसे बेसिक इसमें होता है, दैट इज योर एजुकेशन। आप एजुकेशन कैसे लेते हो, आपका मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, उससे आप इंटरेक्शन में ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, अभी जो हाल में हम एजुकेशन ले रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम आवर स्कूल। ओके, इससे आपका इंटरेक्शन
क्वालिटी जो है वो डेवलप नहीं होता है। जब हम स्कूल में फिजिकली होते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, टीचर्स हमको पहचानते हैं, हम टीचर्स को पहचानते हैं। कोई कोई टीचर एकदम मतलब आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, हमें अपने डाउट पूछने का समय ही नहीं मिलता और पूछ भी नहीं पाते हैं, और टीचर्स भी हमसे नहीं पूछते कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा भी होता है, ठीक है, सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं, बट ऐसा हो सकता है। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपके सोशल हेल्थ को डिफाइन कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि आपका स्कूल आपके घर से मान लो बहुत दूर है, ठीक है, जैसे कि आपने ही ऑनलाइन के सेक्शन में एक लड़की है जो 18 किलोमीटर दूर स्कूल के लिए जाती है रोज, एवरी डे 18 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग टू स्कूल एंड अगेन 18 किलोमीटर्स बैक। क्यों? क्योंकि स्कूल है ही नहीं। तो रास्ते में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, लाइक बस से जाती होगी वो, या फिर और भी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, तो बीच में अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। तो उनसे हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये भी आपका एक सोशल हेल्थ को डिफाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस, कभी कभी पैसों की कमी से या पैसे ना होने की कमी से भी ये चीज़ इफेक्ट हो सकती है। लाइक पैसा नहीं है लेकिन पैसों की बहुत ज़रूरत है, और उसके वजह से हम सोशली अनफिट होते हैं और हम किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, ओके, या कभी कभी ओकेजनली इंटरेक्ट करते या फिर एकदम से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल एरिया, आप जहाँ रहते हो, रेसिडेंशियल एरिया, ये भी आपके इंटरेक्शन को डिफाइन करेगा, आपके सोशल हेल्थ को बताएगा, ठीक है। लाइक अभी जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं बिल्डिंग में रहना, ओके, बट मैं जो हूँ एक सोसाइटी में रहता हूँ। तो सोसाइटी में और बिल्डिंग में क्या फ़र्क है? बिल्डिंग में रहने से अपने घर में आप घुस गए, आपने दरवाज़ा बंद किया, आप अपने अंदर आराम से रहते हो, आपके बाजू में किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, वो भी आपको पता नहीं होता, ठीक है। सेम जगह पे रहने के बाद भी आपको उनका स्टेटस पता नहीं होता है। बट अगर आप ऐसा ओपन लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे दिन भर मतलब आजू बाजू वाले का अपडेट्स मिलता रहता है, तो इससे भी अपनी एक्टिविटीज जो है डेवलप होती है, ठीक है, आपका इंटरेक्शन जो है डेवलप्ड होता है। तो ये एक हो सकता है रीजन। फिर इसके अलावा और प्ले ग्राउंड्स बोल सकता हूँ जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ओके। तो प्लेग्राउंड्स ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट एक रीजन हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब आप जहाँ पे लाइक आपको जॉब मिली है नहीं मिली है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कैसे इंटरेक्शन होता है, वो भी एक उसका रीजन बन सकता है, ठीक है। तो रीजंस बहुत सारे हैं इसके। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 पे आप उसको डिटेल में देख सकते हो कि उसके क्या क्या रीजंस है पॉसिबल्स, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। Okay, now moving on to the next. Next we have different types of factors which disturbs you for developing your social health. देखो मैं बार बार आपको हेल्थ 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 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली हेल्थ है क्या? जब आप कोई डिसीज आपको ना हो, आप एकदम सोशली फिट हो और मेंटली एकदम वेलबींग हो, ये आपकी हेल्थ है। मैं यहाँ पे सोशल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, जो आपकी सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, पर्सन टू पर्सन रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी डिसीज के बारे में बात नहीं करने वाले। यहाँ पे हम ट्यूबरक्लोरोसिस, एड्स और लेप्रोसी, हेपेटाइटिस, डेंगू, मलेरिया, ऐसी सारी बीमारियों की डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि हम सोशली एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और
क्या चीजें, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसके वजह से अपना इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, वो हम स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। क्या बताया मैंने? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, लिख देता हूं यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। ठीक है, अब देखो आपको डायग्राम से ही पता चलता होगा, मैंने जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है उस फिगर को देख के आप अंदाजा लगा लोगे कि ये जो पर्सन है ये मेंटली फिट नहीं है। करेक्ट, मतलब अपीयरेंस वाइज तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कोट शूट बूट पहना है, टाई वाई लगाया है, मस्त हेयर स्टाइल है और मस्त बॉस कुर्सी पे बैठा है, मतलब अपीयरेंस वाइज सब कुछ ठीक है। बट देखोगे तो उसके दिमाग में अंगार लगी पड़ी है, मतलब फिजिकली ही इज लुकिंग फिट बट मेंटली ही इज नॉट फिट। डायग्राम को देख के पता चलता है कि ये डायग्राम जो है, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस। बराबर, ठीक है, डायग्राम किससे रिलेटेड है? मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब मेंटल स्ट्रेस कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, किसको आता है? तो मेंटल स्ट्रेस किसी भी एज में हो सकता है। लाइक आप 14 इयर्स के हो, ठीक है, आपको आपके पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस है। कुछ लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, एग्जाम्स पता नहीं होगा नहीं होगा। कुछ लोग आपके एजुकेशन को लेके परेशान है कि हम पढ़ नहीं पा रहे, ओके, हमें वो एजुकेशन मिल नहीं पा रही है, उसको लेके स्ट्रेस होता है। किसी किसी को एग्जाम्स को लेके स्ट्रेस होता है। जब एग्जाम्स आना स्टार्ट हो जाता है तो आपके दिमाग में से धुआं निकलना स्टार्ट होता है कि एग्जाम्स आ गए, अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, वैसे ही आपके पेरेंट्स को आपका स्ट्रेस होता है कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, या पढ़ लिख गया है तो पता नहीं उसको जॉब अच्छे से मिलेगा नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट उसको होगा नहीं होगा। इतनी जो बढ़ती आबादी है, इन दिस एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, विल योर चाइल्ड विल गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसका भी पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सेम पेरेंट, मतलब अपने कोई भाई बहन नहीं होते, सिबलिंग्स नहीं होते, आप सिंगल होते हो, जिसके वजह से आपको आपके घर में अकेलापन महसूस होता है, उससे भी स्ट्रेस होता है। कभी कभी हम गर्ल्स लोग को एकदम बांध के रख देना, मतलब बाहर निकलना नहीं है, ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। ठीक है, गर्ल्स को वर्नाकुलर मीडियम में डाला जाता है और बॉयज को हम इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, तो यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज होती है, हम किसी को सुपीरियर और किसी को इंफीरियर समझ रहे हैं, इसके वजह से भी मेंटल स्ट्रेस होता है। ठीक है, कभी कभी हम बॉयज और गर्ल्स की ड्यूटीज डिफाइन कर देते हैं कि बॉयज है तो तुझे यही काम करना है, बॉय है तो तुझे ये काम करना है, गर्ल्स है तो तुझे ऐसा करना है, जिसके वजह से गर्ल्स लोग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि मेरे भाई को इंग्लिश मीडियम में डाला है और मुझे मराठी मीडियम में डाला है, या मुझे और किसी वर्नाकुलर मीडियम में डाला है। ओके, तो इसके वजह से भी बच्चों को स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करूंगा बाय द नेम एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस जो होता है ये एक पीरियड का नाम होता है। पीरियड का मतलब कि एक टर्निंग पीरियड होता है, एक टर्निंग टाइम आता है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्या मतलब हुआ टर्निंग पीरियड, टर्निंग लाइफ का? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 9-10 साल के होते हो, वहां से जब आप एंटर करते हो 11-12-13 की इयर्स में, तो ये जो पीरियड होता है ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। ओके, मतलब अगर इस टाइम पे आपने कुछ बुरी आदतें अपना ली है, ओके, तो वो आदतें आपके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगी। अगर आपने ये टाइम पे कुछ अच्छी आदतें अपना ली हैं तो यही आदतें आपके पास हमेशा हमेशा रहने वाली हैं।
समझिए, अंडरस्टैंड करिए इस चीज को कि अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र में बिगड़ जाता है, उसकी संगत बराबर नहीं होती, इफ इट डजंट हैव अ गुड कंपनी, गुड फ्रेंड्स, गुड एनवायरनमेंट, देन there are chances that that person, that boy will be distracted from where he is and till where he want to reach, बराबर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी नहीं पाएगा। माँ का बाप का सपना था कि बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसकी संगत जो थी 10 साल की उम्र में उसे अच्छी नहीं मिली, बिकॉज ऑफ दैट वो अपने एम तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसे एज को जो बड़े ही नाजुक पल होते हैं आपकी लाइफ के, बड़े ही नाजुक दिन होते हैं आपकी लाइफ के, जो आपको बिगाड़ दे, आपको एडिक्शन करा दे। किसी किसी को शराब की लत लग जाती है, तंबाकू की लत लग जाती है, तो यही एक एज होती है जहां पे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपने को पता नहीं चलता है सही और गलत में फर्क क्या होता है, बस चीजों में मजा आता है। मजा मतलब जैसे कि सिगरेट है, तो सिगरेट का हार्मफुल इफेक्ट नहीं पता है, लेकिन मजा आएगा पीने में। ओके, उसका जो इफेक्ट होता है वो अपने को बाद में पता चलता है। अंडरस्टूड? तो ये जो एक एज होती है, बड़ी मासूम सी एज होती है, इसमें अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है, और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो आपकी लाइफ के बड़े ही इंपॉर्टेंट पल आपने इसमें गवा दिए और पूरी लाइफ आपकी इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी एज को हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं। कहां से कहां तक होती है? तो ये 11 साल की उम्र से लेके 18-19 साल की एज तक अगर बच्चे को हमने संभाल लिया तो आगे की लाइफ संभालने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप संभल जाता है। ओके, एडोलेसेंस एज इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यही एडोलेसेंस एज में हम बहुत सारी गलत चीजें अपना लेते हैं। ठीक है, और हमें उस चीज की इतनी जरूरत होती है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी को ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। ठीक है, आई लिव इन द एरिया कॉल्ड मालवनी, जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्लम एरिया है। ओके, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्लम एरिया है आफ्टर धारावी। जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो जगह मुझे ऐसी भी मिलती है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 10 इयर्स, 12 इयर्स, 18 इयर्स, 15 इयर्स वो ड्रग्स लेते हैं। ये देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। मतलब इतना एडिक्शन हो गया। एडिक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, देखिए एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब किसी चीज की लत लग जाना, उसे हम कहते हैं एडिक्शन। तो कभी कभी इतना एडिक्शन हो जाता है चीजों में कि उसके बिना हम रह नहीं पाते। ठीक है, जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग को लगता रहेगा कि चाय पिए, चाय नहीं पीते हो तो सर दुखता है, किसी किसी को ऐसा होता होगा। मतलब आपको उस चीज की लत लग गई है कि मॉर्निंग में आपको टी होना तो होना, कैसे भी करके। अंडरस्टूड? तो उसे हम कहते हैं एडिक्शन। उसी तरह किसी किसी को दारू की लत लगती है। मतलब शराब पीना है तो पीना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब दिन भर में अगर 500 रुपए कमा लिए, 500 रुपए का शराब लेके मस्त हफ्ते भर तक पीते, और जब वो खत्म होता है तो वापस काम पे जाते हैं। मतलब पूरे हफ्ते में सिर्फ शराब का पैसा निकल जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक तरीके का लत है ना। ठीक है, स्मोकिंग, चुइंग, टोबैको, ये सारी चीजें क्या है? एक तरीके का लत है। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रग्स का मैंने फोटोग्राफ रखा है। ओके, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे आप स्मोकिंग का देख सकते हो, स्मोकिंग। ठीक है, और ये जो सिंबल है इसको आप याद रखिए, दिस सिंबल इज फॉर नो स्मोकिंग। ओके, अब वी कैन से एडिक्शन, एडिक्शन कंट्रोल। ठीक है, एडिक्शन कंट्रोल। समझ में आया? अब चलिए बात करते हैं कुछ स्मोकिंग से रिलेटेड। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो स्मोकिंग है, दिस स्मोकिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, इसमें से जो धुआं निकलता है, ये धुएं में CO2 होता है,
देन इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओके। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हार्मफुल ऐसी होती है जो आपके लंग्स में जाने के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस क्रिएट करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ cigarettes may cause cancer. Excessive use of tobacco may cause cancer, and excessive use of alcohol can also cause cancer. इन शॉर्ट जितने भी टाइप के एडिक्शंस है, इन सारे एडिक्शन का एंड पॉइंट कैंसर होता है, याद रखिए, ठीक है। इन सारी चीज का एंड पॉइंट क्या होता है? कैंसर, जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड मेनी ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर को हम प्रिवेंट, एक बार हो गया तो थोड़ा बहुत उसको हम क्योर कर सकते हैं, बट कंप्लीटली कैंसर को क्योर नहीं किया जा सकता। इनिशियली कैंसर वाज एन इनक्यूरेबल डिसीज, इसका कोई इलाज नहीं था। अब थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं दवा से, बट फिर भी कैंसर का कंप्लीट इलाज अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल, कंप्लीट ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट कोई भी ट्रीटमेंट गारंटी से आपको इरेडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टोबैको कंजम्पशन, राइट। कौन सी एज में होता है? तो एज एडोलेसेंस एज है, जिसमें कंपनीज अच्छी नहीं मिलने के वजह से, आपको जो संगत अच्छी नहीं मिलने के वजह से आपके हैबिट्स के अंदर चेंजेस आता है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि ये एज में पेरेंट्स और टीचर्स अगर इन दोनों ने ध्यान अच्छे से दिया तो मेरे ख्याल से 95% बच्चे लोग ऐसे एज को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं एंड दे एंटर इनटू अ वंडरफुल एज, दैट इज 19, 20, 21, जहाँ पे वो फिर अपने जॉब्स और अपने काम में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ड्रग्स की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं। चरस है, गांजा है, फिर हेरोइंस है, ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको पीने के बाद, सूंघने के बाद, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो थिनर लाइक वाइटनर वगैरह में जो थिनर यूज किया जाता है उसको सूंघ के गिर जाते हैं और बस 2 घंटा आराम से सोते हैं, उनको उठाना पड़ता है, भाई उठ जा, ओके। ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज से हमें नशा होता है, और ये नशा टेम्पररी होता है, जो आपके दिमाग के सारे सिस्टम को रिलैक्स करके आपको सोने पे मजबूर कर देता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन मिलता है, मसल सिस्टम्स को रिलैक्सेशन मिलता है थोड़ी देर के लिए, बट आपके एट द सेम टाइम आपके बॉडी में बहुत बीमारियों का घर बन जाता है, जैसे मैंने कैंसर का आपको एग्जांपल दिया। सो ऑल दिस थिंग विच आर causing cancer, they are called as carcinogenic agent। लिख दूं क्या नाम? कार्सिनोजेनिक एजेंट, मतलब ऐसी चीज जिससे कैंसर हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेनिक एजेंट, ठीक है। कुछ इनक्यूरेबल डिसीजेस हैं, आप अगर आपके पेज नंबर 103 पे देखोगे तो वहां पे कुछ डिसीजेस के बारे में दिया है, ओके। दैट वुमेन इज टेलिंग टू दैट मैन, ओके, दैट beggar, कि आप यहाँ मत बैठिए, आगे जाइए, बिकॉज शी इज अफ्रेड दैट सम डिसीजेस, वो जो पर्सन है, ओके, उससे कुछ डिसीजेस आपको एज अ गिफ्ट मिल सकती है, सो शी इज अफ्रेड ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, पहले वाले फोटोग्राफ में मम्मी बच्चे को बोल रही है, बेटा कुछ समय घर में बिता ले,
लेकिन बच्चा है कि उसे बाहर क्रिकेट खेलना है, मैच खेलना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैच खेलना है, कबड्डी खेलना है, खो खो खेलना है, ओके, पकड़म पकड़ी खेलना है, छुपन छुपी खेलना है, चोर पुलिस खेलना है, टीचर टीचर खेलना है, होता है ना, बचपन में सबने ये सब गेम खेले रहेंगे। बट सेकंड फोटोग्राफ जो है उसमें माँ धक्के मार के बच्चे को बाहर निकाल रही है कि चल चले जाए यहाँ से, बाहर निकल। मेरे ख्याल से ये वाला शायद 1990 से लेकर के 2000 तक का पिक्चर होगा, जिसमें माँ बच्चे को जबरदस्ती अंदर खींच रही है। और ये जो पिक्चर है ये अभी 2011 से लेके 2020 तक की पिक्चर है, जिसमें माँ जो है घर से बाहर निकाल रही है। रीजन आपको समझ में आ गया रहेगा। पहले इंटरनेट बहुत रेयरली यूज होता था, मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, गेम्स वगैरह इतने सारे नहीं थे। वो हमारे टाइम पे तो वीडियो गेम का छोटा सा एक डब्बा मिलता था 250 रुपए का, उसमें खाली वो छोटे छोटे गेम्स होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, 2 सेल लगाते थे, खेलते थे। अब सबके घर में मोबाइल फोन है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे गेम्स वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट, देन इसके अलावा वाईफाई, ये सारी चीजें नहीं थी। तो बच्चे क्या खेलते थे, कबड्डी, खो खो, मतलब सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, जिसकी वजह से वो मेंटली और फिजिकली एकदम स्ट्रांग होते थे, ठीक है। आज का जो जनरेशन है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गेम्स की तरफ ध्यान देते हैं, मतलब घर के अंदर वाईफाई लगा दिया है और बच्चा दिन भर छिपकली की तरह मोबाइल में चिपका पड़ा है, घर से बाहर ही नहीं निकलता है, क्योंकि बाहर वाईफाई जोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप यूज करने नहीं मिलेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो घर के अंदर घुस के वो एक कोना पकड़ के बैठा है। तो ये भी बेटा एक काइंड का एडिक्शन है जो आपकी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। साइलेंट किलर है ये, साइलेंट किलर, पता भी नहीं चलेगा आप कब खत्म हो जाओगे, ठीक है। ऐसी सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो फोटोग्राफ देख के आपको डिफरेंट सिचुएशंस पता चलती होगी कि किस तरीके से हम जो है अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते हम मोबाइल को भी यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों 2 in 1 काम चलता है ना कभी कभी, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि आप आपके मोबाइल के गुलाम हो गए। मतलब जैसे कि नई नवेली दुल्हन को छोड़ के दूल्हा जाता नहीं जल्दी बाहर घर से। स्टार्टिंग शादी के जो स्टार्टिंग के दिन होते, 2-4 दिन, 8 दिन, 2 हफ्ता, हम घर छोड़ के जाते ही नहीं है बाहर, घर में ही बंधे पड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसे ही अपना रिलेशन मोबाइल के साथ हो गया है। जहां मोबाइल रहेगा वहीं हम रहेंगे, या जहां हम रहेंगे वहां पे मोबाइल रहेगा। आपको फिगर देख के पता चलता रहेगा कि आप मोबाइल के, टेक्नोलॉजीज के, सोशल मीडिया के एकदम गुलाम बन गए हो। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस दिन भर अगर मोबाइल मिल जाए तो आप मोबाइल में व्यस्त रहोगे। आपके आस पास में, आस पड़ोस में कोई बीमार है, कोई परेशान है, जो भी कुछ है, आपको उस चीज का पता भी नहीं चलेगा। वो बंदा कोई मर गया है वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं। होता है, ठीक है, ऐसा होता है। 104 पेज नंबर पे यू कैन सी दैट बॉय। हाँ, यहाँ पे मैंने उसका फोटो निकाल के रखा है, ठीक है। वो खाना भी खा रहा है, खाने के साथ साथ मोबाइल फोन पे उसका पता नहीं गेम खेल रहा है, चैटिंग कर रहा है, वो तो वही जानता है वो क्या कर रहा है। जस्ट टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और इट इज रॉन्ग। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। ईट वाइल ईटिंग, प्ले वाइल प्ले, ऐसा मुझे बचपन में पढ़ाया गया था मेरे इंग्लिश के सर ने। ईट बाय रीड बाय रीडिंग, स्टडी बाय स्टडी, ऐसा कुछ उन्होंने प्रोवर्ब्स दिया था। स्टडी व्हेन यू आर स्टडिंग एंड प्ले व्हेन यू आर प्लेइंग। इसका मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो। अगर आप खेल रहे हो, खेलना मतलब मोबाइल क्या खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कबड्डी खेल रहे हो, सोशली आप जो चीजें कर रहे हो, तो अगर वो आप काम कर रहे हो तो आपको कंप्लीटली उसके ऊपर फोकस करना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के टाइम आपको सिर्फ पढ़ाई का सोचना है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो काम आपको करना है आपको वही काम करना है। कुछ लोग तो इतने गधे होते हैं
कि मस्त रोड के ऊपर खड़े रह के सेल्फीज वगैरह लेते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है या और कुछ हो रहा है, उनको किसी चीज की परवाह ही नहीं होती है। एज यू कैन सी इन द फिगर, एक पर्सन है जो सेल्फी ले रहा है, दैट इज रियली इनकरेक्ट, नहीं लेना चाहिए। सेल्फी वाला फोटो मैंने डाला नहीं है इसके अंदर, शायद स्किप हो गया मेरे माइंड से, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट क्यों हुआ रहेगा? बहुत सारे उसके रीजन से, और एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, आसपास के जो लोग आए हैं देखने के लिए, ठीक है, या यूं कहो कि उसको हेल्प करने आए थे, कि उसको सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए, एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके घर वालों को पता लगना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ हो गया है। बट नहीं, बंदा अपना पड़ा है, गिरा है, हाथ पैर टूट गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, बट जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सबके सब उसकी फिल्म बना रहे हैं। मतलब यू कैन सी उनके हाथों में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन्स को यूज करके क्या कर रहे हैं वो लोग? दे आर शूटिंग द इंसिडेंट, विच इज इनकरेक्ट। सोशली आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हो, व्हाट्सएप पे एक फोटो जाता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है, फिर वहां से स्टेट में सर्कुलेट होता है, इस तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ तक उसका फोटोग्राफ चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना करिए जिससे तकलीफ हो। हाँ, जो कर रहे हो ठीक है, बट फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करो। उसके बाद में उसकी सारी वीडियोस वगैरह जो है आप निकाल लो, उसके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलने के लिए या उसके घर वाले को इंफॉर्मेशन मिलने के लिए आप ये कर सकते हो। बट पहला प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए? पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि उसे मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना है साइबर क्राइम्स। देखो ये चैप्टर जो है ना, एक्चुअली किसी भी स्कूल में चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता है, खाली रीड कराया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे टेक्स्ट बुक में ये सबसे इजी चैप्टर से भी इजी चैप्टर है। खाली फोटोग्राफ्स देखना है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ 4-5 लाइन आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। फोटोग्राफ्स देख के आपको क्या करना है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना है। अब इसके बाद में साइबर क्राइम करके एक टॉपिक है जो डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज टुमारो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विद द रिमेनिंग हाफ ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर इज टू शॉर्ट, मतलब आज का एक लेक्चर और नेक्स्ट डे का लेक्चर मिला के ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन।